ये चाय दे गया मेरे को अभी अभी। मेरे को चाय पीनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसईएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, हम प्रतिदिन राजनीति के बारे में बातें करते हैं, उसके नए नए जो आयाम हैं उनको दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पिछले कुछ दिनों में राजनीति में जो परिवर्तन हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हम या कुछ चैनल्स जो हैं उन परिणामों को ओवर मैग्नीफाई कर रहे हैं और हमको ओवर मैग्नीफाई करके उन्हें नहीं देखना चाहिए। हमें उजले चांद का जो पिछला हिस्सा है, जो काला चांद है, उसे भी देखना चाहिए। एक बात तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हारी जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वोट बैंक कोई सब्सटेंशियली या सिग्निफिकेंटली नहीं खोया है। मैं आपको बताऊं, ना कर्नाटक में और ना ही हिमाचल में। ये बात हमें माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि विपक्षी लोगों को अपनी लाइन और ऊपर लेकर जानी पड़ेगी। जहां एक सर्वे जो पिछले हफ्ते आता है जो कहता है कि कांग्रेस के वोट 19% से 29% पहुंचे हैं, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी और एनडीए का वोट भी 37 से 39 हो गया है। और जब आप 39% पे आ जाते हैं तो आप चुनाव जीत जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप वहां हारते नहीं है, अनलेस कि कोई 43-44 पे चला जाए और आपको बीट कर दे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 39-40% वोट एक फॉर्मिडेबल वोट बैंक है। उसको बीट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, ये मैं मान के चलता हूं। मोदी जी क्या मास्टर स्ट्रोक लेके आएंगे 2024 में, पता नहीं। वो तो उनके क्या कहते हैं ना कि सिर के अंदर क्या क्या नई नई स्कीमें चलती रहती हैं, ब्रेन में क्या क्या चलता है भगवान जाने। तो कौन सा नया रैबिट उनके हैट में से निकलेगा मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि एक देश की जो सॉवरीन ग्रोथ होती है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो होती रहती है। हम उस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आज दुनिया के अंदर जो सारी इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज्ड हैं, उनकी प्रगति ऑलमोस्ट 1.5-2% के ऊपर टिकी हुई है, कोई 3% पे है। इवन चाइना भी 5%, 4.5% पे। तो भारत की 7.2 की प्रगति भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 9 सालों में। और भारत के अंदर जो एक लंबी कतार सिस्टम जो आपको हाईवेज की देखने को मिल रही है, एक्सप्रेस हाईवेज की देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके जो कोशिशें हैं, जो प्रयास हैं, अब कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो रेलवे में प्रगति हुई है या रोड सेक्टर में हुई है या फैक्ट्रियों में हुई है, हम उस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भारत जो नेट मोबाइल फोन्स का इंपोर्टर था, आज वो नेट एक्सपोर्टर है। और करीब करीब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, वो मोबाइल फोन के हो रहे हैं। रादर इंडिया इज इमर्जिंग एज नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फोन्स आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। तो ये हम नहीं कहेंगे, जिसको मैंने एक बात कही शुरुआत में कि सॉवरीन ग्रोथ, यानी कि कोई भी सरकार हो, एक 10-12% की, 14% की, जिसको हम नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं। दर्शक मित्रों, नॉमिनल ग्रोथ वो होती है जो जीडीपी की ग्रोथ होती है, प्लस उसके अंदर जब इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं तो उसे नॉमिनल ग्रोथ कहा जाता है। तो यानी कि 10, 12, 14, 15 ये ग्रोथ हर साल होती ही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हो, अल्टीमेटली ये जो 10-12% की हर साल की जो नॉमिनल ग्रोथ होती है, 15% की, ये हमारी जिंदगी को बेहतर तो जरूर करती है। ठीक है, असमानता बढ़ती है, ठीक है, कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं, पर देश तरक्की करता जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम में जो स्टार्ट हुआ था, रादर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो अटल बिहारी जी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, जहां हाईवे का एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, तो जब लॉजिस्टिक बेहतर होते हैं तो देश बेहतर होता है। कहीं ना कहीं विकास की जो गाथा हमारे सामने है, वो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, किसी को इनकार करना नहीं चाहिए। आईएमएफ भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, और हम भी उसको देखते हैं। और एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा मैं भी रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि तरक्की, जो एक इकोनॉमिक तरक्की होती है, वो किसे कहते हैं। तो थोड़ी बहुत खुशहाली तो सब जगह है। कोरोना के बाद ठीक है, काफी रंजिशें थी, काफी दुख थे, थोड़े कम हुए हैं। ये जो अब विपक्ष की जो बात हो रही है कि क्या वो वास्तव में 2024 में चुनौती दे पाएगा, क्या मोदी जी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? कई बार मुझे लग रहा है कि अंडर एस्टिमेशन हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनका जब कोई तुरुप का पत्ता आएगा तो वो उनको फिर
मात देकर चला जाएगा। तो विपक्ष के सामने जो एक चुनौती है वो महामानव की है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं है। तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना होगा हर जगह पे, ये लोगों को कन्विंस करने को कि मैं मोदी से बेहतर कर सकता हूं अर्थव्यवस्था में। और अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव सेट करके आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा भी मानना है और आमतौर पर बहुत लोगों का मानना है। इस विषय पर बात करने के लिए आज जो तीन विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं वो है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, दिनेश कंवर जी, अधीर रोल साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हो। प्रोफेसर साहब, पहले मैं आपके पास ही आता हूं। आप एक फैकल्टी भी हैं, आप चिंतक भी हैं, आप विचारक भी हैं, आप विश्लेषक भी हैं। आप चीजों को और अर्थव्यवस्था को बड़ी गहराई से समझते हैं। और अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना या सॉवरीन ग्रोथ जिसे मैं कहता हूं, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो वो अनवरत सिलसिला है, चलता रहता है और लोगों के जीवन में थोड़ा 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 बूंद बूंद करके सुधार आता रहता है। चुनौती विपक्ष के लिए कि एक बढ़िया नैरेटिव सेट करना, जो कि गडकरी या मोदी ने मिलकर सेट किया, उससे बेहतर का वादा करना कि मैं तुम्हें बेहतर क्या दे सकता हूं। सिर्फ मुफ्त बिजली मुफ्त पानी से काम नहीं चलेगा, समथिंग बेटर हैज टू बी प्रोवाइडेड। अखिल स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, कुछ चीजें आपने कही तो मैं उसमें अपना जो मेरी टिप्पणी है वो मैं करता हूं। कर्नाटका के चुनाव के बारे में आपने कहा 37% वोट बीजेपी को मिले और उनके वोट कम नहीं हुए। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर केवल जेडीएस के वोट कम हुए होते तो मैसूर रीजन में तो कांग्रेस जीती, लेकिन बाकी एरिया में कांग्रेस न जीती। इसका मतलब यह है कि जेडीएस का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी की तरफ और जो बीजेपी का वोट था वो ट्रांसफर हुआ कांग्रेस की तरफ। जो 5% का वोट का प्लस माइनस हुआ, ये केवल जेडीएस से ट्रांसफर नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ, ये बीजेपी से भी कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ है। इसीलिए केवल मैं आपको एक खास डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी कर्नाटक में नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट है जो कि कोस्टल है। और उसमें से नॉर्थ कैनरा जो डिस्ट्रिक्ट है, 19 सीटों में जो टोटल है हमारी, ये जो कोस्टल बेल्ट है वो नॉर्थ कैनरा है, वो ऑलमोस्ट 90% कांग्रेस के पास चला गया बीजेपी से निकल के। सर जी, अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कहा, देखिए एक और चीज बड़ी विशेष है, जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां तीसरी पार्टी नहीं है और जहां तीसरी पार्टी है वहां कांग्रेस नहीं है। इसका मतलब यह है, जैसे आप वेस्ट बंगाल को देखिए, आप तमिलनाडु को देखिए, आप केरला को देखिए, आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना को देखिए, ये वो एरियाज हैं जहां पे जो बीजेपी का अपोजिशन है बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। और जो राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश है, जो गुजरात है, जो हरियाणा है, ये वो क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और थर्ड फ्रंट बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स है ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसी जगह पर है, थर्ड फ्रंट या थर्ड फ्रंट में कहूं, या जो बीजेपी की अपोजिशन पार्टीज हैं, और जहां पे कांग्रेस का वोट बैंक है वो पूरा कंसंट्रेटेड है, वहां थर्ड फ्रंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो एक मिसगाइडिंग फैक्टर है। वास्तविकता में अगर इसी प्रकार का जहां पे टैक्टिकल अलायंस हो, जहां स्ट्रेटेजिक अलायंस हो, तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत मुश्किल विकेट पे है। ये मेरा अपना असेसमेंट है। अब आपने जो अर्थशास्त्र के बारे में पूछा, देखिए पूरे विश्व में मोटे तौर पर केवल भारतवर्ष ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ रही है। जब हम लोग बात करते हैं, अपनी तुलना करते हैं जर्मनी से और यूके से, देखिए एक घर में है 4 व्यक्ति और एक घर में है 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति की टोटल आमदनी है 2 लाख रुपए और 4 व्यक्ति की टोटल आमदनी है 2.25 लाख रुपए। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो दोनों परिवारों की जो इनकम है जीडीपी करीब करीब बराबर है। अरे आप ये सोचिए, उनसे 7 गुनी आपकी जनसंख्या है। आपकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए और जो आपका सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है कंजम्पशन। पूरा विश्व भारत को इसलिए देखता है कि आपके यहाँ कंजम्पशन है। अब आपने देखिए इस पे कैसे आघात किया दिनेश जी, मैं आपको बताता हूं। आप क्योंकि अर्थशास्त्र के भी विशेषज्ञ हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो हम लोगों ने गलती की है वास्तविकता में, वो गलती ये की है कि अगर गरीब बहुत गरीब हो जाएगा और अमीर बहुत अमीर हो जाएगा तो आपकी पर कैपिटा इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो मार्जिनल, देखिए आप ये चीज देखिए, जो गरीब और मध्यम वर्ग है वो डिमांड क्रिएटर है, वो चीजें खरीदता है।
और जो बहुत अमीर आदमी है वो सप्लाई क्रिएटर है, वो सप्लाई क्रिएट करता है। तो आप जो सारे पीएलआई स्कीम देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में घटोतरी करते हैं, आप जो एनपीए हैं उनको राइट ऑफ करते हैं, तो वास्तविकता में, और जीएसटी को आप बढ़ाते जाते हैं, तो मध्यम वर्ग और जो लोअर इनकम ग्रुप है उसकी इनकम कम होती जाती है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना है। दिनेश जी, अब सोचिए, जो आपने कहा मुफ्त रेवड़ियां, देखिए वास्तविकता में जो मैं ये समझता हूं कि जो न्याय स्कीम की बात होती है या ये होता है 2,500-3,000 रुपए, देखिए मैं एक गारंटी दे सकता हूं, अगले 2 साल तक अगर देश के प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपए महीना दे दिया जाए, देश की जीडीपी 15% हो जाएगी। क्योंकि जो गरीब आदमी है, जिसके हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है, जो भूखा मर रहा है, केवल 5 किलो अनाज पे जिंदा है, अगर उसके पास ये 5,000 रुपए आएंगे, वो दूध भी खरीदेगा, अंडा भी खरीदेगा, ब्रेड भी खरीदेगा, वो अपने घर के लिए और सामान लेके आएगा, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ होगा। वास्तविकता में जो प्रॉस्पेरिटी, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान में हो जाए, अगर किसानों को ही केवल एमएसपी मिल जाए, मैं कहता हूं केवल एमएसपी किसानों को मिल जाए, आपकी देश की जीडीपी 15% हो जाएगी। यह है वास्तविकता देश की। अब क्या हो रहा है, इनपुट कॉस्ट तो किसानों की बढ़ रही है 15% से, एमएसपी बढ़ रही है 4% से, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ गया, डिमांड उस हिसाब से बढ़ नहीं रही, तो उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिल रहे। तो प्रोपेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, और आप, मैं मतलब जिसको हम लोग मुफ्त रेवड़ियां कहते हैं, देखिए 70,000 करोड़ का अगर ऋण माफ हो जाता है किसानों का, हम अर्थशास्त्री कहते हैं ये तो बड़ा देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। 10.5 लाख करोड़ के जब एनपीए राइट ऑफ हो जाते हैं, 1.5 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए जाते हैं, और देश के जो सिख इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो बड़ी बड़ी कोठियों में 25-25 नौकरों के साथ रहते हैं, तब देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती। तो वास्तविकता में भारत की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता के हिसाब से वी हैव टू एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर देश के गरीब और मध्यम वर्ग के पास पैसा आएगा, देश की इकोनॉमी वर्ल्ड का कोई देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और जिस प्रकार के आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उस गरीब आदमी के लिए, 80 करोड़ जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता। आपका मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन और बड़े बड़े ब्रिजेस, जो गरीबी में बेदहाल है, जिसकी जो आज की तारीख में डिस्पोजेबल इनकम है वो खत्म हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जिसको आप मुफ्त रेवड़ियां कह रहे थे, वो आवश्यक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं, जो इनकम टैक्स को इवेड करते हैं, वेल्थ टैक्स को इवेड करते हैं, उन पर रेड होकर उनसे पैसा वसूला जाना चाहिए और गरीब लोगों को बांटा जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आज स्पेशल मैं आपसे करने जा रहा हूं, और मैं पहली बार करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आज तक कभी बात नहीं हुई है, किसी चैनल पर बात नहीं हुई है। मैं आता हूं दिनेश जी के पास और अधीर जी के पास। ये प्रश्न बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातचीत शुरू हो गई है सर, जहां राज्यों के हाथ बांधने की बात की जा रही है। वो कैसे? अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता है कि हिमाचल प्रदेश के सरकार की 5,500 करोड़ की ग्रांट्स खत्म कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक झटके के अंदर, कि मैं आपको नहीं दूंगी। और उसके लिए उनके सीएम निर्मला सीतारमण से मिले भी, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5,500 करोड़ हैव बीन कट फॉर द स्मॉल स्टेट। और मोदी जी कहते हैं कि मैं आपका ख्याल ऐसे रखूंगा, भले मेरी सरकार ना हो, जैसे कि मेरा अपना राज्य होता है, मेरा अपना घर है ये। तो व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज इज एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट। मुद्दा क्या है सर, जो पहली बार मैं करने जा रहा हूं, आज आपसे बात करने जा रहा हूं, मैंने कभी किसी से बात नहीं की है। सरकार के अंदर विचार चल रहा है एक एक्सपेंडिचर काउंसिल बनाने का, जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर सर। एक्सपेंडिचर काउंसिल वो काउंसिल होगी जो सबके ऊपर बाइंडिंग होगी, जैसे जीएसटी काउंसिल बाइंडिंग है, और पार्लियामेंट से ऑलमोस्ट बाहर होके, जो बजट से बाहर की एक हिस्सा है, वो एक किस्म से मैं आपको बताऊं, इवन बजट के अंदर उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता। जीएसटी काउंसिल के ऊपर वो एक तरह से एक सेपरेट पार्लियामेंट है, एक छोटी सी सेपरेट पार्लियामेंट है। एक एक्सपेंडिचर काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, जहां पर यह तय किया जाएगा कि किस राज्य को कितना हिस्सा अपना सो कॉल्ड रेवेन्यू के ऊपर खर्च किया जा सकता है। 10%, 5%, 3%, 2%, 11%, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और वो उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर टैब कर देगा कि आप इसको क्रॉस नहीं करते। और हो सकता है उसके अंदर केंद्र भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक तरीका है जहां पर राज्यों के एक्सपेंडिचर को कैप कर दिया जाए कि आप वो सो कॉल्ड रेवेन्यू का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना किया जाए।
दिस एक्सपेंडिचर काउंसिल इन द मेकिंग, मतलब बहस चल रही है आज की डेट में सर। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये एक डायनामिक आइडिया भी हो सकता है और ये बहुत डेंजरस आइडिया भी हो सकता है, जहां पर स्टेट्स टैक्सेशन के मामले में तो सब्जुगेट हो गई जीएसटी में, यहां एक्सपेंडिचर में भी सब्जुगेट बना दी जाएंगी। टिप्पणी चाहूंगा आपकी इसके ऊपर, आपकी क्या सोच है इसके ऊपर? देखिए दिनेश जी, अगर इस प्रकार से कोई कार्रवाई होगी, ये मैसेजिंग ये होगी जो कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। कर्नाटका के इलेक्शन में जो मैंने नोट किया, वहां गरीब और मध्यम वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया है और अमीर और उच्च मध्यम वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया है। ये अगर मैसेजिंग होती है कि गरीब को पैसा देना आप कंट्रोल करना चाहते हैं और 10 लाख करोड़ के एनपीए को राइट ऑफ करना और पीएलआई स्कीम देना और कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, आप उसको रेवड़ियां नहीं मानते हैं, ये बहुत गलत मैसेजिंग होगी। जो मैसेजिंग आज देश में हो चुकी है, एक तो जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और उसके बाद ये अमीर और गरीब का भेद, ये बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम होगा। वास्तविकता में मेरा ये विचार है, इस प्रकार का मैसेजिंग कि गरीब की, जो आप गरीब को खाना देते हैं वो ये सर राज्यों के अधिकार कर्टेल करने की बात हो रही है सर यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल सही है दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं, इसका मैंने मैसेजिंग आप ये कर रहे हैं कि आप जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार गरीबों को देती है, आप उसको कर्टेल करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, और जो अमीरों को आप देते हैं, जो पूंजीपतियों को आप देते हैं, जो धन कुबेरों को आप देते हैं, वो आपके हिसाब से उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर गरीब आज अनपढ़ है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर खाने के लिए उसके पास नहीं है, अगर उसके पास नौकरी नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं वही कह रहा हूं सर, अगर बजट में से जीएसटी निकाल दो स्टेट में से तो कुछ बचता नहीं है, सिवाय इसके कुछ रजिस्ट्री के पैसे आ जाते हैं, पेट्रोल के एक्साइज के पैसे आते हैं, और तो कुछ आती है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, कुछ है ही नहीं उसके पास। वैट तो सारा निकल गया उसका, जो जीएसटी बन गया। अब उससे एक्सपेंडिचर का भी अधिकार छीन लोगे सर एक्सपेंडिचर काउंसिल के द्वारा, तो राज्य सरकार का तो सारा का सारा अधिकार ही चला गया सर, पूरा का पूरा, कुछ बचता नहीं उसके पास। नहीं दिनेश जी, 2024 में केवल 1 साल बाकी है। उसके बाद आप एक्सपेंडिचर कमेटी बना लीजिए, आप टैक्स कमेटी बना लीजिए, आप जीएसटी कमेटी बना लीजिए। 2024 में जब सत्ता परिवर्तन होगा, ये सारी कमेटियां बदल जाएंगी, सारे नियम बदल जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आए, वो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सोचे। जिन बच्चों की नौकरियां छूट रही हैं, जिनकी तनख्वाहें कट रही हैं, जिनकी रोज गूगल में और सारी कंपनियों में रोज नौकरी से लोग निकाले जा रहे हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं, आप उनकी चिंता नहीं करते और आप चिंता उनकी करते हैं जो धन कुबेर हैं। ये मैसेजिंग अगर तो ये आप बना लीजिए, जितनी कमेटी आपको बनवानी है बनवा लीजिए। 1 साल के बाद जब नई सरकार आएगी, वो नए निर्णय